नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में सरकार सपाटे भर रही है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है ये। केंद्र में मोदी जी, हरियाणा में नायब जी और नगर निगमों में बीजेपी। और ट्रिपल इंजन की सरकार में हालात ये है दोस्तों कि इन्हीं के एक विधायक को बीडीपीओ के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ रहा है। इन्हीं की सरकार के एक मंत्री को सिविल हॉस्पिटल में एक्सरे जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इन्हीं की सरकार में गैंगस्टरों के खौफ में सरकारी शराब के ठेके नहीं छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार में बीजेपी एक पोस्टर जारी करती है जिसमें नायब सैनी जी एक कुर्सी पर बैठे हैं पूरे दबंगई के स्टाइल में और गुंडे उनके कदमों में बैठे हुए हैं और लिखा हुआ है कि ये हरियाणा है प्रधान, या तो गुंडागर्दी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। अब हरियाणा में खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शायद लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ये जो करेंगे वो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक। एक बारिश अगर किसी शहर में आ जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार उसमें बह के निकल जाएगी। गुंडागर्दी का हाल ही आप अपने आसपास देखिए कि गुंडागर्दी बढ़ी है या कम हुई है। लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार पे सवाल अगर आपने उठाया तो ट्रिपल इंजन की सरकार को तो खैर क्या फ़र्क पड़ना है, लोगों को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चला है कि ये ट्रिपल इंजन स्कूटर का है, मोटरसाइकिल का है, किस चीज़ का ट्रिपल इंजन है और सोशल मीडिया पर किस चीज़ की वाहवाही डालकर ये पोस्टर डाल रहे हैं जब हरियाणा में गुंडागर्दी पहले से ज़्यादा बढ़ी है। हालात ये है कि सिस्टम लाचार हो चुका है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हरियाणा के ही दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि पावर जो सेंटर है आज भी मनोहर लाल जी हैं। अगर ये हाल हरियाणा का है तो फिर ट्रिपल इंजन नहीं, इसको 4 इंजन की सरकार कहा जाना चाहिए। आप इस पर अपना ज़रूर प्रतिक्रिया देना और आज इसी विषय पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब जी, मैं कुछ दिन घूमने क्या गया, यहाँ पे पोस्टर लग गए हैं गुंडों के छोड़ने के, और जब आके अखबार उठाए तो गुंडे तो यही मिले। सोशल मीडिया पे तो मैंने सोचा कि ऐसे फोटो डालने के बाद तो कांपने लगे होंगे, गुंडे छोड़ के चले गए होंगे हरियाणा, पर छोड़ा तो नहीं उन्होंने। देखिए गुंडे हरियाणा छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ, सवाल ये भी है ना। आपने कह दिया छोड़ देंगे, कहाँ यूपी में जा सकते हैं? चूँकि तो महान मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो आदित्यनाथ योगी, उन तो ऑलरेडी अपने प्रदेश में गए, गुंडे नहीं छोड़े, और उनकी तारीफ इसलिए होती है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना गुंडे वहाँ जा सकते हैं। दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ना गुंडे वहाँ जा सकते हैं। उत्तराखंड में भी नहीं किया, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में मिलेगा क्या? तो और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो वो भी क्यों आने देंगे? मतलब उनका भी नारा यही है, जाने की जगह नहीं है। तो गुंडों के पास एक्चुअल में कोई एग्जिट नहीं है। ये गुंडों की समस्या बढ़ा रहे हैं, बदमाशों की। मैं ये कहता हूँ कि आप उनको सम्मान सहित हरियाणा में ही रहने दीजिए, रहना तो है ही उन्होंने। और चूँकि उनका ताम झाम सारा धंधा पानी यहीं पे है और सब राजनीतिक संरक्षण में है, खुलेआम बता रहा हूँ मैं आपको, तो उनको जितनी सुविधा इस प्रांत में है वो कहीं मिल ही नहीं सकती, और ना कोई उनको एंट्री देगा वहाँ। तो गुंडे तो यहाँ रहेंगे शाश्वत। और पत्रकारिता में रहने का ये फ़ायदा है कि 2-4 गुंडों से हमारी भी जान पहचान है। तो जब हम उनको कहा कि भी तुम्हारे तो दिन पूरे हो गए, तो पता है वो बड़ी लापरवाही से एक डायलॉग बोलते हैं, बोला बहुत आए बहुत गए। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। यानी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इस तरह की लफाजी करते रहेंगे, लेकिन हम जो सभ्य और शांत नागरिक हैं हरियाणा प्रदेश के, हम यहाँ बने ही रहेंगे। ये सब लफाजी हैं, इस तरह की करते रहो आप। और दूसरे नायब सिंह सैनी हमारे इतने हंसमुख, इतने विनम्र, इतने प्यारे इंसान हैं। अमित शाह ने भी उनकी ये तारीफ़ें की हैं कि उनके चेहरे से कहीं से नहीं लगता कि गुंडे उसको देख के भाग जाएंगे। लेकिन तो पोस्टर में तो वो थोड़ा उनको जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ना जिस तरीके से, वो उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। ना वो धमकी देना जानते है ना। अब अभय सिंह ने ये कहा कि एक दिन का चीफ मिनिस्टर मुझे बना दो और गुंडे जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो इस बात में दम है।
लगता है जाए ना चाहे जाए वो वो कुछ अलग कर ना बात है। पाए, हाँ। लेकिन उन्हें लगे कि वो कर देंगे। और लोगों ने कह दिया कि भाई हाँ ये जो है ना अभय सिंह चौटाला कर सकता है। तो कौन कर सकता है, उसके लिए भी एक विशेष व्यक्तित्व चाहिए। मनोहर जी कहते हैं, उनके मुंह पे भी बात अच्छी नहीं लगती। तो कुछ चुनिंदा चेहरे होते हैं, चुनिंदा राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं, जिनके जो कहते हैं उसका एक अर्थ निकलता है। तो नायब सिंह की बात का वो अर्थ नहीं निकलता। उन्होंने जैसे ही पोस्टर जारी किया उसी दिन शायद कई जगह बड़ी वारदात हो गई, वारदात भी हुई जी। है ना। ठीक है, नहीं दूसरे, लेने दे रहे जी धर्मेंद्र जी, होता क्या है कि आज का गुंडा वो कोई चंबल के दौर का गुंडा नहीं है कि वो प्रतिशोध लेने के लिए मार रहा है, किसी ने किसी के बाप का कत्ल कर दिया तो वो उसको कर रहा है। आज का गुंडा धंधा करता है, उसे शराब के में पैसे चाहिए, उसको माइनिंग में पैसे चाहिए। और वो राजनीतिक संरक्षण की जो बात कही है, ये इसके ऊपर कौन बैठे हैं, सारे नेता हैं। तो कोई भी पार्टी आज ये दावा नहीं कर सकती कि उसकी पार्टी में गुंडों की जगह नहीं है। गुंडों ने अपनी एक जगह बनाई, एक अहमियत बनाई है। उन्हें ये लग रहा है कि सरकारें हमारे दम पे चलती हैं, तो इसका फ़ायदा उठा के गुंडे खुद भी राजनीति में आने लगे हैं। पिछले 10-12 वर्षों में इस भारतीय जनता पार्टी की जो छवि जो पहले थी कि बड़े शरीफ और कमज़ोर लोगों की पार्टी है, बड़े विनम्र और शालीन लोगों की पार्टी है, अपने आप रोहतक के मैं आपको उदाहरण दे दूं कि इस क्षेत्र के जो तथाकथित सबसे बड़े दबंग माने जाते हैं वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में, वो कृष्ण निवारण समिति के मेंबर बना दिए। कहीं भी हो, उनके परिवार के लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। तो जब आपको दिख रहा है बदमाश आदमी को कि तेरा एक तो तुझे संरक्षण मिलेगा, दूसरे तेरे धंधे चलते रहेंगे और सारी सुविधाएं मिलेंगी और कोई खतरा नहीं है, तो गुंडा कोई भी प्रदेश छोड़ के नहीं जाएगा। तो नायब सिंह सैनी हो या कोई और हो, नारा तो वही चलेगा कि बहुत आए बहुत गए, कुछ नहीं होने जाने वाला। ये अटल सत्य है। अब आपने बात कही कि सुविधाओं की, आज मेरे ख्याल से पहली बारिश हुई है रोहतक शहर में, और पावर हाउस से लेके छोटू राम चौक और कहाँ तक सारा शहर डूबा पड़ा है। बहुत सारे जहाँ पे बीजेपी जीती है सर, हाँ। या जिनको स्ट्रॉन्ग होल्ड मानते हैं, वहाँ पीने के पानी की भी बहुत भारी किल्लत रही गर्मी में। और तर्क ये दिए जाते हैं, इतने कमज़ोर तर्क हैं कि रोहतक का विधायक जो कि भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो ये उसकी जिम्मेवारी है सारी की सारी। बिजली भी इन्होंने चुपचाप महंगी कर दी है। हाँ, तो अगर ये जो पिछले 10-11 वर्षों में अगर ठीक से काम हुआ होता इन चीज़ों पे, तो शायद ये बाढ़ नहीं आती। जो हालात हो रहे, छोटू राम चौक एक मेन जगह है और वहाँ आज भी बुरा हाल है जाते हैं जी पानी पर। और ये मैं तो पिछले 50 वर्षों से देख रहा हूँ, कितनी सरकारें आई गई, लेकिन समस्याएं जो मैं देखता था 70 के दशक में, आज भी वैसी की वैसी हैं। समस्या ही नहीं मिटती जी। लेकिन जब ये कहता है ना कोई कि ट्रिपल इंजन की बना दो भाई, तब सारे काम ठीक हो जाएंगे, तो उम्मीद बन जाती है लोगों की। ट्रिपल इंजन की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में काम का बंटवारा नहीं है। आप ये देखिए कि जो पहले 2 इंजन है, मोदी जी का इंजन और नायब सिंह का इंजन, उसकी जरूरत नगर निगम में सुविधाएं देने के लिए है ही नहीं। वहाँ क्या जरूरत है? जिसका जो काम है, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करे या टाइम बाउंड करे, तो पहले वाले 2 इंजन की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। देश के नागरिकों को क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? भाई बारिश होगी, पानी इकट्ठा ना हो, घर से बाहर निकले तो सड़क ठीक और बिजली आती रहे। और तो सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ट्रिपल इंजन का तो क्या यहाँ पे वो है ना, पीछे तो इसमें किसका क्या रोल है? लेकिन इन लोगों के जो राजनेताओं के दिमाग में बात बैठ गई है कि इन चीज़ों से वोट नहीं मिलते, विकास वगैरह ये सारी चीज़ें या गुड गवर्नेंस, ये बेकार की बातें। ये कहते तो हैं जनता के सामने, लफाजी है, बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन इनको अंदर से ये बोध हो चुका है, पूर्ण ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया है कि इन सारी चीज़ों से वोट नहीं मिलते। वोट सोशल इंजीनियरिंग पे मिलते हैं, सामाजिक विभाजन से मिलते हैं और कई तरह के वो ऑलरेडी हो चुका है समाज में। तो भारतीय जनता पार्टी की भी समझ में आ गया है, जब से वो सत्ता में आई है उसने भी इस सत्य को जान लिया है, जो कांग्रेस ने जान रखा था और अन्य दलों ने। क्यों? इनकी समझ में भी आ गया कि बातें लंबी चौड़ी करो, होना जाना कुछ नहीं है, अपना टाइम पास करना और समाज को विघटित करते रहो, डिसइंटीग्रेट करते रहो, पोलराइज करते रहो और उतना वोट लेते रहो जिससे तुम्हारी सरकार बन सके। इसलिए आप देखेंगे मूलभूत सुविधाएं पूरी जगह चरमरा गई हैं, सारी की सारी। ग्रामीण क्षेत्रों का और भी बुरा हाल है। और जो सरकारें हैं, आप ये देखिए, तीसरा इंजन निगम और इनको देखा, लोकल बॉडीज़ को, लेकिन दूसरे इंजन में बैठे बहुत लोगों के लिए यही कमाई का साधन है। इस इंजन में से पार्ट चुरा चुरा के ले जा रहे हैं। मंत्री ये कह रहे हैं कि फलां निगम में ये 3-4 इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, यहाँ पे मेरे आदमी रखो, और वो रखे जा रहे हैं।
जाति आधार पे भी रखे जा रहे हैं और पैसे के आधार पे भी रखे जा रहे हैं। तो जो एक तंत्र स्थापित हो गया, सिस्टम हो गया है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो हमारा और आपका ये जो सारी चीज़ें हम कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं, वो सब एक प्रलाप है। हम कहते रहेंगे, ये भी उसी में शामिल है कि कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने जाना, है ना। चूँकि जनता का वोट करने का जो तरीका है वो कुछ और बिंदुओं पे है। उनको जाति के आधार पे, मतलब एक जाति के खिलाफ किसी भी स्टेट में बाकी को डरा देना है, सिंपल है। दूसरे पिछले 10-11 वर्षों में दो चीज़ें पैदा होगी चीज़ों को देखने की। एक है भक्त दृष्टि, दूसरी है सामान्य जन दृष्टि। और भक्त दृष्टि इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है, इतनी ज़्यादा व्यापक है कि सामान्य जो जन की दृष्टि है वो उसके आदत बहुत मंद पड़ जाती है। अब किसी भी आप भक्त दृष्टि से प्रभावित लोगों से बात कर लो तो वो कहेंगे कि साहब पहले कौन से बिजली आती थी, पहले कौन से बाढ़ नहीं आती थी। भाई अगर सब कुछ पहले वाला ऐसे ही रहना था तो पहले वाले जो राज कर रहे थे उसमें क्या दिक्कत है? इनको तो इसलिए तकलीफ है कि फलाना की सरकार नहीं बनी। हाँ, तो ऐसे लुंज पुंज से अपने उनके तर्क होते हैं कि उसके आप हर समझदार आदमी सोचता छोड़ना किस मूर्ख आदमी से बात कर रहे हैं। तो पूरा आप ये देखिए, बहुत चिंता का विषय यह है कि पूरे समाज को ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि पिटते रहेंगे, रोएंगे नहीं, जुल्म सहते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है, और गुणगान करते रहेंगे सरकारों का। और राजनीतिक तबका जो है, जो तथाकथित विपक्ष भी है, उसको ये चीज़ें सूट करती हैं। नहीं, विपक्ष कहाँ है प्रदेश में? कोई जो भी है, देखिए बराबर आवाज उठा रहे हैं, वो बराबर मत प्रतिशत लेके बैठे हैं, लेकिन कोई लंबी चौड़ी बात होती नहीं। कोई जनता की आवाज बना विपक्ष ऐसा नहीं है हरियाणा में। ना, ऐसा लग रहा है जैसे इसी चल के सो रहे हैं सब घरों में। कुछ भी नहीं। अरे विपक्ष के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी ताकत की जरूरत नहीं थी, एक मजबूत आवाज भी हो ना। अगर किसी, मैंने कई बार आपको कहा है कि डॉक्टर लोहिया जैसा अकेला आदमी पूरे सदन को हिला, उसका तो अभाव है हरियाणा में जी। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो यहाँ शुरू से जो हमने कई बार ये बात कही कि मिली जुली राजनीति होती है। कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, 50-60 लोगों का एक गैंग है जो पूरी चीज़ों पे कब्जा कर चुका है, और उनके अंदर एक सहमति है, आम सहमति ये है कि इस बार अब हमारा मौका लग रहा है तो हम कर रहे हैं, जब तुम्हारा लगेगा तुमने किया था और भविष्य में भी कर लेना, और कोई एक दूसरे को छेड़ेगा नहीं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, चूँकि अशोक खेमका का एक बड़ा चर्चित इंटरव्यू है रिटायर होने के बाद में, तो उन्होंने ये कहा है जब उनसे पत्रकार ने ये पूछा कि आपने वो वाटर वाले मामले में क्या करा, बोला मेरे खिलाफ जांच शुरू होगी। बोले वो किस लिए? कि मैसेज साफ था कि इनको नहीं छेड़ना, वहाँ तक नहीं जाना, करते रहो छोटी मोटी कॉस्मेटिक चीज़ें करते रहो इधर उधर की, और कुछ नहीं होगा। अब देखो आप, डिप्टी कमिश्नर का पीए पकड़ा जाता 3.5 लाख की रिश्वत लेते हुए, ये तो ऑब्वियस है, सरकार ने पकड़ा। सरकार की इसी एक पीए की इतनी हैसियत है कि 3.5 लाख वो ले ले। 3.5 लाख का मतलब ये है कि कम से कम 1-1.5 करोड़ का मामला रहा होगा अगर प्रतिशत पे निकाल लें। और 1-1.5 लाख करोड़ के 1.5 करोड़ के मसले में क्या एक पीए की हैसियत है? नहीं कि वो ले लेगा। वो तो डीसी साहब के आदेशों का पालन कर रहा था बस। हाँ, तो अब कैसे सरकार ये कह सकती है कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक कर देंगे, अपने नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से दे देंगे? धर्मेंद्र जी, कोई परिवर्तन नहीं है। ये स्थायी संस्कृति है हमारी, शासन करने की संस्कृति बन चुकी है। इसमें कोई बाहर से कोई इसमें नई चीज़ होने वाली है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी बात कर लो, रोते धो तब चुके आप देखना ना, बारिशें होंगी, हर एक अखबार की पोल खुली, ये तो वर्षों सरकारी दावों की पोल खुली। ये पोल ना 100 साल से खुल रही है। लोगों को विश्वास ही नहीं है एक्चुअली ना सरकारों पे। बस तो फिर लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह का जो उनको चाहिए एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स है वो उनको मिल रहा है। और सब जगह जितनी नियुक्तियां हैं, सारी चीज़ें हैं, वो अपने जातीय आधार पे और अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर दी जा रही हैं, और कहीं कोई विरोध नहीं किसी भी तरह का। तो हम लोग अब अभिशप्त हैं सारी चीज़ों को सहने के लिए। कम से कम विधायकों की तो चले सर, विधायक धरने पे बीडीपी ऑफिस पे ताला लगा रहे हैं। वहाँ का संकट ये सत्ताधारी दल का कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और इनेलो से अलग दिखना है, जबकि दिख नहीं सकते आप। तो विधायक ये चाहता है कि मेरे कहने से ट्रांसफर हो, मेरे कहने से नौकरियां लगे, मेरे कहने मेरा एक रुतबा हो, एक इकबाल हो, वो होना ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सारी चीज़ें होने लगेंगी तो फिर ये सवाल उठाएंगे साहब आप भी वैसी हो गए। तो कुछ मुद्दों पे उन्होंने अपने आप को अलग सा देखना है, तो इस तरह की हरकतें होंगी।
और ऐसा फिर क्या, कोई भी विधायक होगा उसको ये पता है कि फला मंत्री की चलती है या सरकार में बैठा कोई उच्च अधिकारी है उसकी चलती है, और विधायक को ये भ्रम रहता है कि मैं विधायक हूँ तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, जबकि राम कुमार गौतम कह चुके हैं किसी कोई नहीं चलती, और ये सच भी है कि विधायकों वगैरह को पूछता नहीं। और विधायक भी जब ज़्यादा परेशान हो, उनको टाइम ही नहीं मिलता मुख्यमंत्री से मिलने का। और मैंने किसी सज्जन से पूछा था, राजनीतिक व्यक्ति से, यार ये जो मुख्यमंत्री से मिलते हैं और बाहर आके कहते हैं कि ये शिष्टाचार बैठक थी और हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, इसमें असल में क्या बातचीत क्या होती है? तो उसने कहा क्यों भोले बन रहे हो त्यागी साहब, आपको नहीं पता क्या बात होती है? मैंने मुझे नहीं पता सच में। बोला उसमें विधायक अपनी पर्सनल ग्रीवेंसेस बताता है अपने, और 2 मिनट में ये बता देगा कि मेरा खर्चा इतना है, मेरे पास इतने प्रेशर हो रहे हैं और मेरा कुछ जुगाड़ करो जी, मुख्यमंत्री जी मेरा जुगाड़ करो, आपने उसका कर दिया उसका कर दिया। तो उससे पूछा कि क्या चाहिए बता तेरे को? बोला जी मेरे ये 4 तहसीलदार लगा दो, 6 नायब तहसीलदार लगा दो, और फलाने शराब के ठेके में मेरा इतना हिस्सा कर दो, मेरा माइनिंग में कर दो। ठीक है, तो अगर मुख्यमंत्री को जचता है कि ठीक है, तो वो फ़ोन उठा के कह देगा किसी को कि विधायक जी मिलेंगे आपसे, देख लेना। ये कोड की भाषा है, तो देख लेना, तो कई जगह देख लिया जाता और कई बार नहीं देखा जाता। तो विधायक, आप ये देखो, कोई हमने कई बार कहा कि बड़े सामान्य पृष्ठभूमि से उठ के कोई विधायक बन गया, बड़ा गरीब था, कुछ नहीं था, लेकिन अगले 5 वर्षों में तो उसकी हालत क्या हो जाती? वो विधायक बनते ही आप उसके कपड़े, उसके जूते, उसका स्टाइल, उसकी गाड़ी आप देखो, ये टोटली ट्रांसफॉर्म चेंज्ड आदमी है वो, है ना। गाड़ी से उतरेगा तो सीधे मतलब फ़ोन पे बात करते करते उतरेगा, और वो लोग उसके भी पैर छू रहे हैं और उसका भी वही रुतबा सारा का सारा। तो हमारी राजनीति ये जो सुविधा देती है ना, एक इक्वाल पैदा करने की, रुतबा पैदा करने की, ये सबसे खतरनाक स्थिति है। जिन्हें वो कहते हैं तो हम नौकर हैं, रहते राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह, और किसी को एक टर्म मिल गई तो वो अपने गांव वाले मकान उकान को छोड़ के शहर में किसी पॉश कॉलोनी में कोठी बनाएगा, है ना। और फिर वो सोचता है कि यार 2 बार का 3 बार का एमएलए या मंत्री है, उसको सब पता चल जाता है कि इसका फार्म हाउस कहाँ है, इसके कहाँ चीज़ों में शेयर हैं, और वो भी गाइड कर देते हैं। आप ये देखना कि नए विधायक को वो किसी न किसी गुट में एकदम आ जाता है वो, और उसको एक प्रतिष्ठा मिलने लगती है, पहले नहीं मिलती थी। तो एक जो पूरा पॉलिटिकल क्लास है, जो सियासी जमात हमारी बनी है, उसके अंदर बड़ी सहमतियों की राजनीति होती है, बड़े प्यार की, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लेवल हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स के परिवार रहे हैं उनका अपना तरीका है, जो बहुत पॉलिटिकली एस्टेब्लिश्ड हैं वो हैं, जो मंत्रियों के उनके अपने जमघट हैं, कुछ जो पुराने वाले हैं उनके विधायकों के नए वाले। तो यहाँ पूरे देश की तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन हरियाणा में तो पॉलिटिक्स इज बहुत ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। लेकिन इस तरह के सिस्टम में राव इंद्रजीत कैसे बोल जाते हैं? राव इंद्रजीत बहुत ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने कभी राजनीति से पैसा कमाने की नहीं सोची। उनका दर्द ये है कि वो, अब उन्होंने बार बार जाहिर किया कि साहब मेरे से जूनियर लोग जो हैं वो केंद्र में मेरी स्तर के मंत्री बने, तो वो ये चाहते थे कि अगर हरियाणा से कोई केंद्रीय मंत्री बने तो फुल फ्लेज्ड मैं बनूं और लोग मेरे से नीचे रहें, या मैं जिस भी पार्टी में रहूं वो मुझे चीफ मिनिस्टर बनाए। नंबर 2, अब भाजपा में तो अपनी बेटी के लिए 2 बार टिकट मांगते रहे, टिकट तक नहीं मिला। तो उनकी जो समस्या है वो और किस्म के हैं। पैसे तो मंत्री हैं उनकी बेटी, हाँ, पैसे उसे का चक्कर नहीं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने नायब सिंह सैनी को बिल्कुल खुलेआम कह दिया जी हमारा अग्रवाल की वजह से सरकार बनी। कहना ये था, जो नायब सिंह समझ गया, और वो उन्होंने कह भी दिया कि मेरी वजह से सरकार बनी है। और नायब सिंह ने कहा कि नहीं, हम तो 36 बरादरी और सब लोगों के समर्थन से बने, तो झगड़ा तो वहाँ साफ हो गया, है ना। और इंद्रजीत ने ये भी कह दिया कि सत्ता का केंद्र जो है, सत्ता का संचालन वो खट्टर साहब के यहाँ से हो रहा है, तो नाम ले दिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते चूँकि इंद्रजीत आपके लिए, अभी तो आप उनकी उपेक्षा कर दो। क्या ये लोग जो राव इंद्रजीत जैसे जो लोग हैं, वो क्या अभी नायब जी को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, मंच पे तो मानते हैं, मंच पे तो उनसे निवेदन भी करते हैं कि आप आएँ, हमारे क्षेत्र की समस्याएं वगैरह वगैरह औपचारिक चीज़ें होती हैं, लेकिन अंदर से नेता होता नहीं मानते हो कि वो मेरा नेता नहीं है। कम से कम ठीक है, तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नेता है हमारा ये नहीं है। नेता तो उन्होंने खट्टर साहब को भी नहीं माना, और भक्तों को बुरा लग सकता है, नेता होता तो वो इंद्रजीत सिंह तो किसी को भी नहीं मानते, चाहे ऊपर अपने आप को कितना बड़ा मानते हो। तो कई बार राजनीति आपको इतना, आपके व्यक्तित्व को इतना सीमित कर देती है कि आप चाह के कुछ बोल नहीं पाते, और जब कभी मौका मिलता है
तो आप खुल के बातें कह देते हो। उससे क्या, जो आपके समर्थक हैं उनको थोड़ी सी उम्मीद बनती है कि भाई राजा में अभी दम है। वो तो डेवलपमेंट की बात भी नहीं कोई करता कि हमारे यहाँ ये करा तो वो करा। डेवलपमेंट तो आपका इतना लंबा करियर है पत्रकारिता में, आप कितने नेताओं से मिले होंगे, कितने तो मुझे पता चुके हैं कि अरे विकास पे वोट नहीं मिला करते, वो हमें समझाते हैं। उदाहरण भी देते हैं, फलाना नेता ने विकास कराने की सोची थी, वो दोबारा जीता नहीं। हाँ, फलाना आदमी ने आज तक कुछ नहीं करा, वो 2 बार जीत चुका है, 4 तो बार जीत विकास तो एक नेगेटिव चीज़ है उनकी राजनीति के लिए, वो पॉजिटिव नहीं हो सकती। और सब ले रहे हैं मज़े, और कुछ मज़े लेने के इंतज़ार में हैं, और चल रहा है अपना, दुकानें हैं। ट्रिपल इंजन दौड़ेगा अभी तो दोस्तों, देखते रहिए आप। अभी 11वां साल है ये, 4 साल हो गए हैं ट्रिपल इंजन के। फिर कोई और 4 इंजन जुड़ जाएगा इसमें। आप लोग मस्त रहिए, मज़े करिए। और एक शराब ठेकों पे एक समाधान ये हो सकता है सर कि 50% जो ठेके हैं वो हरियाणा के गैंगस्टरों के लिए आरक्षित कर दें तो बढ़िया नहीं है। मैंने इस आशय की एक पोस्ट डाली थी कि भी ये कर दो, तो लोगों ने मुझे जो समझाया वो भी समझ में आ गया। उन्होंने कहा 50 की बात करो, 100% उन्हीं के तो हैं, आरक्षण करके क्या करोगे आप। और एक ने तो ये लिखा कि आज जैसे आप ठेका दे दोगे किसी भी शरीफ आदमी को दे दो, आप प्राइमरी स्कूल के सीधे सरल मास्टर को दे दो, बोला 2 साल बाद उससे बड़ा गुंडा नहीं मिलेगा इलाके में। अच्छा, तो शराब के अंदर इस धंधे में वो संभावना है कि वो एक व्यक्ति का रूपांतरण कर देती हैं सीधे साधे आदमी को। ये काम ही ऐसा है। तो वो कहते हैं कि 100% गैंगस्टर्स के हाथ में, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि सैकड़ों ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही। मैसेज इज क्लियर कि सरकार का इकबाल कुछ नहीं है, सरकार विफल है पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे। और लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे, जब एक डीएसपी को एक चुटभैया नेता से माफी मंगवा लेते हैं जी, और फिर सीएम जब ये तर्क देने लगते हैं कि फलाने राज में तो पता नहीं क्या क्या होता था, तो फलाने राज में होता था, इनके राज में हो रहा है, फिर फर्क क्या है तुम्हारे और उनमें? तो मनोबल तो बार बार तोड़ा जाता है। पुलिस का मनोबल ही कहाँ है अब ये बताइए? है ही नहीं। तो पुलिस वालों की समझ में आ गया। दुष्यंत चौटाला ने क्या कितना गंभीर आरोप लगाया कि 2 डीएसपी लेवल के लोग और 4 इंस्पेक्टर वो हैं, मैं उनके बोले नाम भी बता दूंगा, कि जो इन सारी चीज़ों को नहीं होने दे रहे। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्या उनसे सरकार को चुनौती नहीं देनी चाहिए कि हम आपको चैलेंज देते कि आप वो नाम बताओ, और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? लेकिन सांप सूंघ गया, कोई नहीं पूछ रहा वो कौन लोग हैं, वो अपनी बात कह के चले गए। और मुझे लगता है कि अगर वो उन्होंने ये बात कही है और पूरी एग्जैक्ट संख्या बताई तो उनको पता है कौन लोग हैं। नाम भी ले देंगे जी, उनको क्या दिक्कत है ना, उन्होंने बोल दिया है। तो अभी सीधे सीधे गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पे, और लेकिन सरकार शुतुरमुर्ग की तरह अपने वो पड़ी हुई है, गर्दन दबाई। सरकार तो आनंद ले रही है जी, सरकार तो मजे ले रही है। दरअसल यही होता है ना, पॉलिटिकल आदमी सोचता है यार बड़े संघर्ष के बाद में ये 5-7 साल मिले हैं, तो क्यों पंगे लेने हैं, अपना करो, अपनी बिरादरी भाइयों को। और जैकपॉट मिल रहा हो तो अलग ही बात है, मतलब जिसने सोची ना वो चीज हो रही हो तो फिर आनंद लो कुर्सी का। तो सब आनंद ले रहे हैं, और धीरे धीरे जनता भी आनंद लेने लगेगी। जनता तो ले ही रही है जी, क्या करेगी जनता? उन्होंने अपनी नीति मान लिया, उन्होंने मान लिया हमारा प्रारब्ध यही है और हमने ऐसे ही जीना, और इसमें कोई लंबी छोड़ी बात नहीं। ऐसे ही ये इसी तरीके से अपना भाग्य उनका तय हो चुका है। दोस्तों, अगर सोशल मीडिया पे गुंडों ने नायब जी का पोस्टर देखा हो तो प्लीज़ हरियाणा छोड़ के चले जाएं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर गुंडों को हरियाणा छोड़ने का आह्वान कर रहे हैं। मैं भी एक जिम्मेदार जागरूक नाते मुख्यमंत्री के पोस्टर के आधार पे गुंडों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ हरियाणा छोड़ के चले जाइए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हम लोग नहीं चाहते कि आप हरियाणा में रहें। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।